हाँ बच्चों, नमस्ते। हाँ, हम अब पढ़ेंगे आपको कि इल्तुतमिश का तो हमने चैप्टर आपको समाप्त करा दिया। अब इल्तुतमिश के समय में जो इल्तुतमिश ने अपने उत्तराधिकारियों की घोषणा, उत्तराधिकारी इसके बाद कौन उत्तराधिकारी बनेगा दिल्ली की गद्दी का, उसकी घोषणा उसने कर दी थी। और इस घोषणा के अनुसार उसके बेटों को उसने उत्तराधिकारी नहीं बनाया। इसका कारण कोई भी बेटे सक्षम नहीं थे शासन चलाने के, इसलिए उसने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था, जो उसकी पुत्री थी। अब क्या हुआ कि रजिया को तो उत्तराधिकारी बना दिया, इल्तुतमिश तो मर गया। अब क्या है कि गद्दी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ, क्योंकि ये वो ज़माना था जिसमें आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले वो स्थिति थी। 100 साल 150 साल पहले वो स्थिति थी कि एक महिला को कोई आगे बढ़ाना नहीं चाहता था। समाज में हम देखते हैं कि पति मर जाता था तो सती करवा देते थे, और महिलाओं के बाल काट देते थे, सती करा देते थे। विधवाओं की स्थिति बड़ी खराब थी। तो जिस तरह से उसकी शिक्षा नहीं दी जाती थी, इस तरह को की स्थिति थी। तो वो ज़माना तो कुछ और ही था, और वो भी एक मुस्लिम महिला जब कोई सिंहासन पर बैठे तो पुरुष को कैसे गवारा होगा। वो भी दरबारी कट्टरवादी सुन्नी मुसलमान जो थे, दरबारी अमीर थे, उमराव थे, जो भी थे, इनको ये गवारा नहीं था कि रज़िया जो है शासन चलाए, एक औरत होकर उनके ऊपर शासन चलाए। तो सत्ता के लिए संघर्ष चला है। हमने आपको बताया कि वो संघर्ष, मतलब वास्तव में हम देखें तो वो संघर्ष जो है 1236 से लेकर 1266 तक का वो समय था दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, जो कुचक्रों, षड्यंत्रों, हत्याओं और विद्रोह का समय था। जो बहुत ही इस स्थिति में दिल्ली सल्तनत का जो था उसका विस्तार और सुदृढ़ीकरण करना तो दूर, बल्कि स्थिति डावाडोल वाली हो गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो है उमराव और अमीर वर्ग थे, जो भी थे दरबारी थे, इन्होंने जो है इल्तुतमिश, अमीर वर्ग ने रज़िया को, जिसने इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लेकिन बनने नहीं दिया था, और जीवित पुत्रों में उसका सबसे बड़ा जो पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पर बिठाया था। लेकिन उसमें ऐसे लक्षण नहीं थे, वो ज़्यादा समय राज्य नहीं कर सका। और ऐसे कहते हैं कि उसकी कुछ समय के बाद ही मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कुछ ऐसा अमीरों का दल था जो रज़िया के पक्ष में था। उन्होंने रज़िया को गद्दी पर बिठाया था। 1236 में रज़िया जो थी दिल्ली की पहली सुल्ताना बनी थी। भारत की पहली सुल्ताना अगर हम कहेंगे, शासिका कहेंगे, तो रज़िया सुल्ताना है। सुल्ताना तो उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सुल्ताना बनी थी। ठीक है। अब जो है सिंहासन के समय से ही रज़िया के बहुत सारे लोग विरोधी थे, और गद्दी से हटा देने के लिए उन्होंने दिल्ली पहुंच करके उसको घेर लिया था। इसमें उसका जो विरोधी दल का जो नेता जो था, सरदार था, वो वज़ीर निजामुद्दीन जुनैदी जो था, वो बहुत ही विरोधी था रज़िया का। वो नहीं चाहता था कि रज़िया गद्दी पर बैठ करके शासन चलाए। इस समय रज़िया इतनी शक्तिशाली भी नहीं थी कि वो विरोधी अमीरों को हरा सके, अतः उसने कूटनीति से काम लेते हुए मलिक मोहम्मद सालारी तथा कबीर खा अयाज नामक दो तुर्क सरदार थे, उनको अपनी पक्ष में मिला लिया, और वज़ीर जुनैदी तथा अन्य विद्रोही सरदारों को बंदी बनाने की योजना बनाई।
किंतु विद्रोही सरदारों को इस षड्यंत्र की सूचना मिल गई और वो अपना शिविर छोड़ करके भाग गए, किंतु उनमें से अधिकांश पकड़ लिया गया, जिसको जिसका वध उसने करवा दिया। और वजीर जो था निजामुद्दीन जुनैदी, वो सिरमौर की पहाड़ियों में भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। विरोधी अमीर को इस प्रकार पराजित कर देने के बाद रजिया की स्थिति जो है थोड़ी सुदृढ़ हो गई, तो उसने पुनः शासन का मतलब गठन करना आरंभ किया और ख्वाजा मुहज्जबुद्दीन को निजामुद्दीन जुनैदी की जगह पर वजीर नियुक्त किया और अन्य प्रांतों के राज्यपालों के पद पर भी अपने जो उसके समर्थक अमीर थे उनको उनको नियुक्त किया। इस प्रकार राजनीतिक सूझबूझ के साथ रजिया ने विरोधी तत्वों का विनाश करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। जैसा कि मिन्हाजुद्दीन सिराज जो है वो लिखता है कि देवल से लखनऊ तक समस्त मलिकों और अमीरों ने अपनी 11 आज्ञाकारिता व्यक्त की और उसकी सत्ता जो है रजिया सुल्ताना की सत्ता को स्वीकार किया। प्रशासन की उचित व्यवस्था करने के बाद रजिया ने शासन की बागडोर पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले ली। लेकिन ये तभी संभव हो सकता था जब वो पर्दा प्रथा को पूर्ण रूप से त्याग दे, क्योंकि वो एक मुसलमान महिला थी। पर्दा में रह करके सिंहासन पर बैठ करके शासन करना संभव नहीं था। इसलिए वो क्या है, पुरुषों जैसा लिबास पहनने लगी, तलवारबाजी में और घोड़े पर बैठ कर के सवारी करती थी, युद्धों का संचालन करती थी, खुद जाती थी घोड़े पर बैठ कर के और सवारी करती। जैसे झांसी की रानी घोड़े पर बैठ कर के जैसे युद्ध लड़ती थी, वैसे रजिया भी युद्ध लड़ती थी। और इस तरह से उसने जो मतलब ऐसा जो जब किया, तो कुछ तुर्की अमीर जो मुसलमान उस समय के दरबारी वगैरह थे, वो जो है उसके उससे जलबुन गए थे। वो मतलब ये सोच रहे थे कि एक मुस्लिम औरत का एक मर्दों के जैसे आचरण करना शोभा नहीं देता है, इसलिए वो रजिया के खिलाफ हो गए थे। अब जो है कि खिलाफ हो गए थे, लेकिन उसने इनका मतलब दमन भी किया रजिया ने, है ना। और उसने मतलब अपने जो समर्थकों को भी उसने प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त करने के साथ साथ गैर तुर्की अमीर को भी जो थे उसको भी उच्च पदों पर नियुक्त किया था, जिसमें जमालुद्दीन याकूत नामक एक हबशी अमीर था, उसको अमीर आखूर या घोड़ों का सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त किया था। ये कहते हैं कि जमालुद्दीन ये याकूत जो था वो बिल्कुल ही हबशी टाइप था, काला दिखता था और ऐसा था, लेकिन रजिया का बड़ा विश्वास पात्र था और रजिया के सेना का जो शासन का एक आधार स्तंभ था। जब भी युद्ध में जाती थी तो ये हमेशा युद्ध के अंदर सेनापति के रूप में मौजूद रहता था। तो इसलिए रजिया का जो है उसके प्रति मतलब ये एक तरह से अपन कहते हैं ना कि हमदर्दी जो कहते हैं, उसके प्रति सहानुभूति होना बहुत लाजमी हो गया था। तो रजिया जो है उससे प्रेम भी करने लगी थी। ऐसा इतिहास में बताते हैं कि रजिया का एक विशेष प्रेम था जमालुद्दीन याकूत के साथ। अब जो है रजिया जो है गैर जो तुर्कों को उसने नियुक्त किया था, हमने जैसे आपको बताया था। तो इस तरह से कुछ लोग जो थे वो प्रशासन में जो तुर्की थे उनको ये सब पसंद नहीं था कि गैर तुर्की लोगों का हस्तक्षेप तुर्की साम्राज्य में हो। इसलिए वो रजिया को अपदस्थ करने और तुर्की सरदार और उसके विरुद्ध
षड्यंत्र रचने लगे। कौन? तुर्की सरदार रचने लगे और रज़िया को हटाकर ऐसे व्यक्ति को बिठाना चाहते थे जो उनकी कठपुतली बन सकता था। तो इन षड्यंत्रकारियों का जो नेता था वो अमीर हासिब इख्तियारुद्दीन एतगीन था। षड्यंत्रकारी के इस बात को भली भांति परिचित थे कि रज़िया को दिल्ली की जनता और दिल्ली में तो उसको समर्थन प्राप्त है, दिल्ली की सेना भी उसके साथ है, इसलिए उसको यहाँ मारना या हराना संभव नहीं है। उसको दिल्ली से दूर ले जाकर ही मारना या हराना और मारना संभव है। तो इस योजना के अनुसार 1240 ईस्वी के आरंभ में लाहौर के राज्यपाल कबीर खां अय्याज ने विरोध कर दिया और लेकिन रज़िया जो है शीघ्र पहुंच करके विरोध का दमन किया और कबीर खां के इस विरोध का दमन करके अभी तो रज़िया दिल्ली लौटी ही थी कि भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने विरोध किया। तो ये जो अल्तुनिया था वो इख्तियारुद्दीन एतगीन का मित्र था। रज़िया उस समय इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी और इस गर्मी में भी वो भटिंडा की तरफ सेना लेकर के निकली। जैसे कि मिनहाज उस सिराज जो है तबकात नासरी में लिखता है कि इस समय गुप्त रूप से राजधानी के कुछ अमीर हैं वो अल्तुनिया से मिले हुए थे और इस बार कारियों ने बड़ी सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। जैसे ही रज़िया की सेना भटिंडा पहुंची तो पूर्व योजना के अनुसार उसकी सेना का जो प्रमुख था गैर तुर्की जो था याकूत था, जो सेनापति था, उसकी हत्या, जो रज़िया के शासन का प्रमुख स्तंभ था, उसकी हत्या कर दी और रज़िया को गिरफ्तार करके भटिंडा के किले में भेज दिया। षड्यंत्रकारियों ने अपनी राजनीतिक योजना को अब क्रियान्वित करने का विचार किया तो इल्तुतमिश के जो तीसरे बेटे थे बहराम को सुल्तान बनाने का निर्णय जो है, जो शुरू से ही हो चुका था, पहले से ही हो चुका था। रज़िया की गिरफ्तारी का समाचार जैसे ही मिला तो दिल्ली की खाली गद्दी पर इसका बहराम का जो है सिंहावलोकन कर दिया गया। इस तरह से रज़िया 6 वर्ष 6 माह 6 दिन ही शासन किया और इस प्रकार ताज और तुर्की अमीर वर्ग के बीच जो सत्ता का संघर्ष हुआ, इसमें तुर्की अमीर वर्ग जो है वो विजयी हो गया। अब जो है बहराम का जो राज्यारोहण हुआ, लेकिन जो पदों का वितरण हुआ उस पदों के वितरण में अल्तुनिया जो है उसको वैसा पद नहीं प्राप्त हुआ जैसा उसको होना चाहिए था। तो इससे वो बहुत खफा हो गया और अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए उसने योजना बनाई और बंदी जो सुल्ताना थी रज़िया, उसके साथ विवाह करके सिंहासन पर बैठने का विचार किया। तो अब क्या है, सिंहासन पर विचार कर मतलब जो अधिकार करने का विचार किया तो ये जो बंदी सुल्ताना रज़िया थी उसको पसंद आ गया और उसने अगस्त 1240 ईस्वी में अल्तुनिया से विवाह कर दिया और अभी विवाह करके और दोनों दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। लेकिन बहराम शाह की सेना ने उसको मतलब पराजित कर दिया और इस तरह से वो भटिंडा की ओर वापस भागने लगे। तो तब रास्ते में ही हरियाणा का जो कैथल है, उस कैथल के पास 13 दिसंबर 1240 ईस्वी में इसकी हत्या करवा दी गई। दिल्ली में तुर्कमान गेट पर गेट है, दिल्ली का तुर्कमान गेट, वहाँ से अंदर की तरफ संकरी गलियों में एक मस्जिद है, उसके अहाते में
हाजी और साजी का जो मकबरा है वो रज़िया सुल्तान और उसके पति अल्तुनिया का मकबरा है। तो इस तरह से रज़िया सुल्तान का जो पतन है वो पतन हो गया, रज़िया मार डाली गई। और उसका पतन का मुख्य कारण था उसके भाइयों और उसकी सौतेली माँ जो है शाह तुर्कन का विरोधी होना। कुछ तुर्क अमीर सरदार और जो भी वजीर जो था, जैसे निजामुद्दीन जुनैदीन, ऐसे जो मतलब बहुत सारे ऐसे थे, इनका विरोध होना। और ये सब विरोध क्यों कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे कि एक मुस्लिम जो यानी एक स्त्री शासन करेगी क्या, और वो स्त्री के द्वारा शासित राज्य में रहेंगे वो क्या, ये था इनका। इसलिए दूसरा जो कारण था कि रज़िया जो है वो गैर तुर्की जो सेनापति था हबशी याकूत था, उसके साथ उसका प्रेम संबंध होना, तो ये भी उसके पतन का कारण बना। लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये तथ्य जो है ठीक नहीं है। रज़िया जो है याकूत से उसका अनुग्रह था, वास्तव में उसकी उस योजना का एक भाग था जो उसके राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर तुर्की अमीरों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए बनाया गया था। इसलिए हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि प्रेम प्रेम संबंध होना ये रज़िया के पतन का कारण है, ये हम नहीं मान सकते। तो इस तरह से रज़िया जो है बहुत कम उम्र में 21-22 साल की उम्र में ही मार डाली गई। थैंक यू, धन्यवाद।